नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। पशुओं के समय पर नहीं ब्याने की समस्या और समाधान। सोयाबीन की फसल से कैसे लें अधिक पैदावार। अपने राज्य के अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं और उनसे वे अच्छा लाभ भी कमाते हैं, लेकिन कई बार ये डेयरी व्यवसाय लाभ की बजाय घाटे में चला जाता है, क्योंकि पशुओं की खिलाई पिलाई और देखभाल करना काफी महंगा पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पशुओं में कई प्रकार के रोग होने के साथ ही पशु समय पर नहीं ब्याते हैं, और यदि पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो ऐसे पशु पर किया गया पूरा खर्च व्यर्थ चला जाता है। और यदि पशु समय पर ही नहीं ब्याएगा तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो गाय भैंसों में समय पर नहीं ब्याने यानी बार बार ताव में आने की समस्या क्यों आती है और इसका समाधान क्या है, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद कांटवा। नमस्कार पशुपालन भाइयों। आज की जो पशुपालन में सबसे मुख्य समस्या है वो है पशुओं का बार बार बदलना, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है वो पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो बहुत वो पैसों में भी बहुत नुकसान उनका हो रहा है। देखिए पशुपालन भाइयों, हम जैसे ही पशु अगर हम बात करें तो 21 दिन में गर्मी पे एक बार उसका साइकिल है जो 21 दिन में आता है। पहली बार ब्याने के बाद में अगर कोई पशु गर्मी पे आता है तो वो 40-45 दिन की अवस्था में आता है। उस अवस्था में हमें उन्हें गाभिन नहीं करवाना है। उसके बाद दूसरी जो साइकिल आती है वो 60 दिन से लेके 65 दिन के बीच में आती है। उसमें या उससे आगे की यानी कि 60 से 90 दिन की अवस्था में हम अपने पशु को गाभिन करवा लेते हैं तो आने वाले समय में हमें जल्दी बच्चा भी मिलेगा और साथ ही साथ उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं ब्याने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। इसकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो एक तो है खान पान का, दूसरा है उसके बच्चादानी में इन्फेक्शन होने का, तीसरा है हार्मोन का इम्बैलेंस होने का। तो पहली बात करें हम कि खान पान में अगर कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो अगर सही नहीं रहता है और मिनरल्स और विटामिन्स की पशु में कमी हो जाती है तो पशु बार बार रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या यानी बदलने की जो समस्या है वो क्रॉस ब्रीड में ज़्यादा होती है। डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, पशुओं की संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भधारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भधारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं।
जो पशु हमारे बार बार बदलते हैं, एक बार अगर बदल जाता है तो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा पशुपालन भाई के लग जाता है और उत्पादन उसका कम हो जाता है। इसलिए पशुपालक भाई इसको विशेष तौर से ध्यान रखें कि हमें अपने पशुओं को सही समय से गाभिन करवाना है। और बदलने की जो समस्या आती है, खान पान में अगर कमी रहती है तो ऐसी अवस्था में हम अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर, जो मिनरल्स और विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स सबका मिश्रण होता है, खनिज पाउडर के रूप में भी लिया जा सकता है। जो पशु है दूध दे या नहीं दे उसको 50 ग्राम देते रहना चाहिए। जो हाई लीटर पशु है, ज़्यादा दूध उत्पादन वाले पशु हैं, उनको हम 100 ग्राम तक प्रतिदिन दे सकते हैं। और ये जनरल मिनरल मिक्सर भी आता है, प्लेन, और उसके अलावा चिलेटेड भी आता है। 40 ग्राम में एक पशु को प्रतिदिन देने की आवश्यकता है और 50 से 100 ग्राम हम दूध उत्पादन के हिसाब से प्रतिदिन अपने पशु को खिलाएंगे। तो ये जो समस्या खान पान में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से होता है, तो जो भी पशु बार बार रिपीट कर रहा है उसका ये हमें चालू कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो पेट में कीड़े मारने की डिवॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं, वो हमें एक बार कर देनी चाहिए। उनको पटार मार या जो कह सकते हैं कि डिवॉर्मिंग की गोली, बोलस या इंजेक्शन हम पशु चिकित्सक से लगवा लें, ताकि उसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट है, यानी कि अंतः और बाह्य परजीवी हैं, वो नष्ट हो जाएं। उनकी वजह से भी बार बार रिपीट होने की समस्या हो सकती है। तो वो देने के बाद हम मिनरल मिक्सर चालू कर दें। दूसरा जो काज है वो है कि ब्याने में दिक्कत आई हो या फिर जेर गिरने में दिक्कत आती है, जेर नहीं गिरता समय से, या जेर का टुकड़ा अंदर रह जाता है, पूरी तरीके से साफ सफाई नहीं होती है। ऐसी अवस्था में भी पशु को बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ब्याने में दिक्कत आए या जेर गिरने में दिक्कत आए, या मैं तो यूँ कहूँ कि नेचुरल प्रोसेस से भी अगर बच्चा आता है और जेर गिरती है, तो हमें यूट्रोटोन, एक्जापार या ये जो हर्बल है वो ज़रूर पिलाना चाहिए, ताकि अपने पशुओं की जेर समय से गिर जाएं और उसका जो मेले हैं वो भी समय से साफ हो जाएं, ताकि हमारे आने वाले समय में पशु के इन्फेक्शन नहीं हो। किसान भाइयों की ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है जो मैनेजमेंट है उससे भी आ सकती है। यानी कि जैसे कि कोई भी पशु गर्मी पे आता है तो 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में उसे एआई या नेचुरल सर्विस हम करवाते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। और एआई करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि सीमन उसमें फर्टाइल और लाइव है या नहीं है। वो सही अगर नहीं है तो भी पशु नहीं होता है। दूसरा ये है कि पशु अगर हम एआई करते हैं तो गन सही जगह पे नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में जैसे पशु हिल जाता है तो हम दूसरी स्ट्रा उसी समय लगवा लें, ताकि अगर हम एक हीट अगर उसका रिपीट करता है तो 20-21 से 25 हज़ार रुपये का नुकसान हमारा हो जाता है। वो नहीं हो तो जहाँ भी आपको लगे कि सही समय, यानी कि जब शाम में गर्मी पे आया तो सुबह गर्मी पे आया है तो शाम को हमें उसकी एआई करवानी चाहिए। गर्मी पे आया तो 12 से 18 घंटे पे अगर हम एआई करवाते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। अगर हम खान पान का ध्यान रखें, उसमें भी संतुलित आहार, मिनरल्स और जो दाना है वो सब प्रॉपर मात्रा में संतुलित खिलाते हैं, तो ये समस्या से निजात पाया। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सोयाबीन की खेती अपने राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में बड़े पैमाने पर की जाती है और तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उनको फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो सोयाबीन की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ ब्रिज किशोर प्रजापति। और जैसा कि हमें किसानों के द्वारा जो है सूचना मिल रही कि उनकी फसलों में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल में जो है कीट की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जो होता है हम आज चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से होता है।
यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। तो सोयाबीन में हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं, जो पत्ती को खुरच कर खाते हैं, और दूसरे जो होते हैं, अभी फली की अवस्था में सोयाबीन आ रखा है, तो सोयाबीन की जो फली होती है उसमें जो होते हैं लार्वा जो होते हैं इल्लियों के, वह जो होते हैं छिद्र बनाकर जो होते हैं दाने को खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है गुणवत्ता जो है कम होती है और उत्पादकता भी निश्चित रूप से कम होती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं, सेमी लूपर है, उसके अलावा जो है तम्बाकू कैटल बीरल जो है, पॉट बोरर जो है, सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे क्षेत्र में। तो यह कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं आपको जो है जैविक विधि जो होते हैं उसके द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, आज समय जो है प्राकृतिक खेती का है तो उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, आप जो है प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती के अंतर्गत अगर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लागत को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए जो है निमास्त्र नामक जो है कीटनाशक आप इसको बनाकर जो है आप इन कीटों का आप नियंत्रण कर सकते हैं। अब जो है अगर आप बाजार में जो उपलब्ध कीटनाशक अगर आप इससे नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए जो होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5%। इसके अलावा जो होता है आप क्विनालफोस जो होती है, क्विनालफोस जो है उसका भी जो है 25 EC जो मात्रा है, पॉट बोरर हुआ, कैटरपिलर हुआ, इनको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। सोयाबीन में गेरुआ रोग ये एक फफूंद जनित रोग है जिसका प्रकोप फूल बनने की अवस्था में ही देखा गया है। रोग के कारण पौधों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे और लाल भूरे सतह पर उभरे हुए धब्बे दिखते हैं। इन धब्बों के आसपास का हिस्सा पीला होता है। धब्बे पहले पत्तियों के निचली सतह पर आते हैं, बाद में ये धब्बे गहरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। वो धीरे धीरे पूर्ण पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। ग्रसित पत्तियों को उंगली से थपथपाने पर भूरे रंग का पाउडर जैसा निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें, उचित फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब जो मुख्य रूप से किसानों के द्वारा दूसरी समस्या देखने को मिल रही है वह पत्तियों का पीलापन होना या पुष्प, कुछ किसानों के जो पुष्प लगे हुए हैं उसमें जो होता है रस शोषक कीट जो होते हैं वो लगे हुए हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, पुष्प बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और पॉड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, पौधे बढ़वार भी कम हो जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो जिसको येलो मोज़ेइक वायरस भी बोला जाता है। और कई बार किसान भाइयों आपके खेतों में अगर पीली पत्तियां अगर दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से यह येलो मोज़ेइक वायरस के लक्षण होते हैं पौधे में। तो उसको आप उखाड़ कर जो है अगर जला सकते तो जला दें या उसको गड्ढे खोद कर उसमें गड़ा दें। और खेत का निश्चित रूप से जो है मेड़ है जो है उसको आप जो खरपतवार है उसको आप उखाड़ कर फेंक दें या हंसी से काट कर निश्चित रूप से आप साफ सफाई रखें, जिससे जो है कीट के जो है जीवन चक्र वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जो है आप यह भी एक विधि होती है कीटों के नियंत्रण के लिए। इसके नियंत्रण के लिए जो मुख्य रूप से किसान भाइयों अगर पहले तो इमिडाक्लोपिड जो है 17.8 SC की जो मात्रा है उसका जो है 125 ml मात्रा को जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से थायोमेथेक्साम है जिसकी जो है 100 ग्राम मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है थायोमेथेक्साम के साथ पूर्व मिश्रित जो है लैम्डासाइहेलोथ्रिन नामक भी दवा आती है जिसका जो है 125 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो रस शोषक कीट हैं सभी का आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई प्राकृतिक खेती जैविक खेती के अंतर्गत किस प्रकार से नियंत्रण करना है और रासायनिक कीटनाशकों का अगर उपयोग करना है तो उसकी मात्रा को मैं जिस प्रकार से बताया हूं अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप कम लागत में सोयाबीन से अधिक उत्पादकता प्राप्त। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, सिंघाड़े की खेती अपने पानी की सुविधा वाले भागों में की जाती है और जिन किसान भाइयों ने सिंघाड़े की फसल लगा रखी है वे किसान इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं।
किसान भाइयों, जिन किसान साथियों ने आप सिंघाड़ा का खेती किए हैं तो उनका अभी ये अवस्था होगा कि उनके खेत में खरपतवार आ रहा होगा, खरपतवार फिर से आना चालू होता है और हम लोग उसको तोड़ाई करते हैं। हर फसल की भांति सिंघाड़े की फसल में काफी खरपतवार उग जाते हैं। ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही कई रोग और कीटों का प्रसारण फसल में करते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। चूँकि सिंघाड़ा एक अधिक पानी में उगने वाली फसल है, ऐसे में कई बार फसल में काई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में लकड़ी के साथ जाल बांधकर काई को निकालें और इसका अधिक प्रकोप होने पर चूने का भुरकाव करें। और फिर देखने वाली बात ये आता है कि उसमें जो है कीड़ा लगता है, जिस कीड़ा को हम सिंघाड़ा भंग या लाल भंग के नाम से भी जानते हैं। तो उसका एडल्ट और लार्वा दोनों ही हमारे फसल के लिए हानिकारक होता है। तो लार्वा जो है उसको फसल को छेद कर उसके डंठल में घुस जाते हैं, जिससे क्या होता है उस पत्ता को खा लेता है और वो हमारा सिंघाड़ा का पौधा नहीं तैयार हो पाता है। तो ऐसे में हमारा बहुत ही लॉस होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप जो नेचुरल विधि है, जैसे कि आपको लगे कि एक दो पौधा में है तो आप उस पौधा को डायरेक्ट आप अपने फील्ड से हटा लीजिए और कहीं दूर हटा दीजिए। और जैसे आप जैविक विधि से जाइएगा तो जो नीम का तेल है 5 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, जिससे कि आपका वो कीड़ा दूर हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो क्लोरोपाइरोफॉस जो है 2 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, निश्चित ही आपका जो कीड़ा है वो दूर हो जाएगा। सिंघाड़े की फसल में लाल खजूरा कीट का प्रकोप भी अधिक होता है। ये कीट पौधों में छेद कर अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर आता है बात बीमारी के बारे में। तो बीमारी भी हमारे फसल में बहुत अधिक नहीं लगता है, थोड़ा लगता है। एगो दहिया नामक बीमारी है जो पत्ते पर क्या होता है कि उजले उजले कलर का हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और खाना नहीं बना पाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए मनकोजेब 2 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप छिड़काव कीजिए, तो बीमारी से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। सिंघाड़े की जल्द पकने वाली प्रजातियों की पहली तुड़ाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और अंतिम तुड़ाई 20 से 30 दिसंबर को की जाती है। इसी प्रकार देर से पकने वाली प्रजातियों की प्रथम तुड़ाई नवंबर के प्रथम सप्ताह में एवं अंतिम तुड़ाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। सिंघाड़ा फसल में कुल 7 से 8 तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई पूर्ण रूप से विकसित पके फलों की ही करनी चाहिए। कच्चे फलों की तुड़ाई करने पर गोटी छोटी बनती है एवं उपज भी कम प्राप्त होती है। बाजार में मध्यम आकार वाले कम से कम 30 से 50 ग्राम वजन के फलों की मांग होती है। इसीलिए फलों की तुड़ाई बाजार मांग को देखते हुए करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गदरा, जिला हनुमानगढ़ के कृषक अशोक कुमार ने। आप धान की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अशोक कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरीफ की धान जैसी मुख्य फसल में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंगे घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह अपनी धान की फसल की देखभाल करें। कीटों के प्रकोप से निजात पाने के लिए जरूरी है कि कीटों की ठीक प्रकार से पहचान हो, उसके रोकथाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहला प्रमुख कीट है तना छेदक कीट।
जिसे किसान धड़ भेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। तना छेदक कीट की सूंडियां काफी हानिकारक होती हैं। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती हैं। मादा सूंडी के पंख पीले होते हैं और इसकी मादा कीट पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देती हैं, जिससे पिल्लू निकलकर पौधों की गोभ में प्रवेश कर जाते हैं। कीट पौधों के गोभ से तने में अंदर चली जाती हैं और तने को अंदर अंदर ही खाने लगती हैं, जिससे गोभ सूख जाती है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूंडी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नाली नुमा रचना बनाती हैं। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरच कर खाती हैं। यह सूंडी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। धान में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में से तीसरा कीट है फुदका। फुदका कीट 2 तरह के होते हैं, हरा फुदका और भूरा फुदका। फुदका कीट को पहचानना बेहद आसान है। ये पौधों के रस को चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां